हेलो नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी जो है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 में जो है सामान्य हिंदी से प्रश्न बने थे। जैसे ये 3 भागों में पेपर जो हमारा होता है, ये 3 पार्टों में होता है। एक तो लैंग्वेज से इंग्लिश और हिंदी, है ना। एक भाषा से संबंधित होता है और दूसरा जो सभी को मतलब क्वालिफाई करना होता है, और दूसरा जो भाग होता है वो सामान्य अध्ययन जीके और जीएस से होता है। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर। और इसके बाद जो तीसरा होता है वो सब्जेक्ट से होता है, जिसका जो अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो 3 भागों में जो पहला भाग है हमारा, जो जिसे पास करना हम लोगों के लिए क्वालिफाइंग जो पेपर होता है, जो भाषा से संबंधित होता है, इनमें जो टीआरई 2.0 में 1 से 5 तक में जो हिंदी पूछी गई थी, उन सभी हिंदी के प्रश्नों को हम सभी आज सॉल्व करने चल रहे हैं, प्रैक्टिस करने चल रहे हैं इसकी कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बने थे। ठीक है, अपनी तैयारी को उसी तरह से हम सभी करेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा देने से पहले PYQ को हम सभी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदी से संबंधित जो प्रश्न बने थे उन सभी को हम सभी देखते हैं। जैसे है समुज्ज्वल, पहला शब्द है हमारा। जैसे इसमें 1 से 8 तक इंग्लिश के प्रश्न होते हैं और 9 से 30 तक जो है हिंदी के। ठीक है, हिंदी के 22 प्रश्न हिंदी के होते हैं। 22 प्रश्न जो है 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के होते हैं, बाकी जो है 8 प्रश्न किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी के प्रश्न बनते हैं उन्हीं को हम सभी देख रहे हैं। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न है हमारा, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 है, ए है सम, बी है सन, सी है सम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुज्ज्वल में सम प्लस उज्ज्वल, सम प्लस उज्ज्वल, सम प्लस उज्ज्वल। उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाएगा? दोनों जा जो है इस तरह से रहेगा, ये उज्ज्वल है, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, पूरा जा नहीं रहेगा, दोनों जा आधा रहेगा। ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, समुज्ज्वल, जबकि यहाँ जो है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ये सही नहीं, समुज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, आगे देखेंगे, शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है ना। उपसर्ग मतलब कोई भी शब्द हो उसके प्रारंभ में लगता है। और एक होता है प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के आखिरी में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देता है। ठीक है, तो जैसे अभी ये था सम प्लस उज्ज्वल, है ना, समुज्ज्वल। तो जैसे हार में प्रा उपसर्ग अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? प्रहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। इस तरह से हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। 10 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? निम्न में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? तो जैसे हो गया, ऑप्शन ए है अथाह, बी है अनढ़, सी है अनिष्ट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आ उपसर्ग युक्त, युक्त लिखा, युक्त है ना, युक्त है, इस तरह से होगा। तो जो है इसमें क्या है, अथाह, थाह में क्या जुड़ गया है? था, मतलब जिसकी कोई था ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, अथाह, थाह, अथाह, आ जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है। इसमें क्या पूछा गया है? आ उपसर्ग से, आ उपसर्ग से। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, आ प्लस था शब्द में आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आ उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं जैसे अमोल, मोल, आमोल, मोल, मोल जिसका मोल भाव हो, आमोल जिसका कोई मूल्य ना हो, है ना। चेतन, अचेतन, साध्य, असाध्य, इन सभी में कौन सा क्या जुड़ा है? उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग प्रायः शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय प्रायः शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे सुंदरता, है ना, सुंदर प्लस ता, सुंदरता, ये प्रत्यय हो गया। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय से बना हुआ है?
ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पढ़ते हैं इसको। धार्मिक, ऑप्शन ए है धार्मिक, बी है असली, सी है प्याग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे देखते हैं। आ प्रत्यय से बना है, आ प्रत्यय लगने वाले शब्द है ना। दिए गए विकल्पों में आ प्रत्यय से बनने वाले, प्रश्न थोड़ा सा अधूरा था इसमें जो है पीडीएफ में, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिए गए विकल्पों में से आ प्रत्यय से बनने वाला शब्द प्यारा, प्यारा है ना, प्यार में आ जुड़ गया, प्यारा बन गया। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़ करके, ये अभी प्रत्यय की बात मैंने बताई थी ना, परिभाषा वही है, प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ये जो टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गई है, ये पीडीएफ बनाई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, है ना। अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। आ प्रत्यय से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण शब्द जैसे प्यासा हो गया, है ना, आ प्रत्यय लगा है। रूखा आ प्रत्यय, लेखा, छात्रा, इन सभी में कौन सा प्रत्यय है, आ। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी। जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो है द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता पिता, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, और पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव, अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है या उपसर्ग युक्त होता है। ठीक है, तो जैसे यथाशक्ति हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे माता पिता हो गया, और इसका देखेंगे 13 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखेंगे। ये सब तो आप सभी परिचित हैं, है ना, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार और स्पष्ट हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर उनके बीच तथा, या, अथवा, एवं या और का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, तन मन, तन और मन, इस तरह से हो गया। 13 नंबर का जो प्रश्न है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, है ना। तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए है, बी है कर्मधारय समास, सी है द्विगु समास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जन्मांध में कौन सा समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, तत्पुरुष, तत्पुरुष के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तत्पुरुष के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, और द्विगु समास क्या होता है, इसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। कर्मधारय ये विशेषण विशेष से संबंधित होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, यानी कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना। तो दूसरा पद यानी कि उत्तर पद जिसे बोलते हैं, इसमें तत्पुरुष में प्रधान होता है। और जन्मांध, जन्म से अंधा, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इनके तथ्य को देख लेते हैं। दिया गया शब्द जन्मांध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है, तत्पुरुष समास का है, ये सभी देख चुके हैं। जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। अभी बताया गया कि किसी भी समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, तो जो तत्पुरुष समास हमारा होता है, इसका जो है दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या होते हैं, विशेष से होते हैं। प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष से। द्वितीय पद के विशेष से होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। जैसे दीनानाथ, दीनों का नाथ। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। आगे देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं। देखिए संधि के कितने भेद हैं, सबसे पहले जानते हैं, तो 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। एक स्वर संधि हो गया, दूसरा व्यंजन संधि हो गया और तीसरा विसर्ग संधि हो गया। तो इस प्रकार से संधि के जो है 3 भेद होते हैं। अब जो स्वर संधि है, जो हमारा पहला है, पहला स्वर हो गया, दूसरा हो गया व्यंजन हो गया, तीसरा हो गया विसर्ग हो गया, है ना। तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हैं यह पूछ रहा है। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, हम सभी परिचित हैं इससे। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 14 का बी हो जाएगा। हाँ, 14 का बी। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये सब क्या है, स्वर संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं, तो 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसमें
इसमें जो पहला है स्वर संधि, इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, अतियु का संधि विच्छेद होगा। अतियु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अति प्लस यु, बी है आ प्लस त्यु, सी है अति प्लस वा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अति प्लस यु होगा। क्या होगा? अति प्लस यु। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अतियु में अति प्लस यु होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अतियु का संधि अति प्लस यु होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का है। किसका है? दीर्घ स्वर संधि का है। नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व जैसे हम लोग कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में छोटी ई, छोटा ऊ, है ना, तो छोटा ई छोटा ऊ नहीं, इसे ह्रस्व बोला जाता है। और बड़े को जो बड़ा ऊ कहते हैं तो बड़ा ऊ नहीं बल्कि दीर्घ बोला जाता है उसे। ठीक है, तो ये हिंदी की भाषा है ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व में आ ई ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ ई ऊ बन जाता है। दीर्घ आ ई ऊ बन जाता है। जैसे और इसमें क्या आया था? ई और ई आया था। क्या आया था? अति, अति प्लस यू, है ना, ई और ई का आया था। ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं आगे, हम सभी देखते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, है ना, जहाँ हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना, उसका आलय, है ना। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या हम सभी क्या देख रहे थे? 15 नंबर के प्रश्न को हम सभी देख रहे थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। अच्छा, इसके बाद है अगला प्रश्न, हम सभी देखते हैं 16 नंबर का जो प्रश्न है, देखते हैं। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर संधि में कौन सी संधि है? शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर, इसे इस तरह से करेंगे। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, बी है अयादि, सी है एण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? जहाँ पर आधा अक्षर और या आ जाए वहाँ पर हम क्या जान जाएंगे? तुरंत यण संधि होगी। क्या होगी? यण संधि होगी। ठीक है, यण संधि होगी। इसमें क्या है? यण संधि है। इसके तथ्य को भी देख लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द में प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद प्रति प्लस उत्तर होगा। क्या होगा? प्रति प्लस उत्तर होगा। यह यण संधि है। यहाँ यण होगा, यण संधि का उदाहरण है। इसके अनुसार यदि ई उरी के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः या व रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अध्याय, अधि प्लस आय, अध्याय, है ना, और अनु प्लस अन्वेषण अगर हो जाएगा तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण हो जाएगा। कौन सी संधि हम सभी पढ़ रहे थे? तो एण संधि के बारे में पढ़ रहे थे। अब प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोरंजन, ऑप्शन ए है मनः प्लस रंजन, बी है मनो प्लस रंजन, सी है मनः प्लस रंजन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? मन प्लस रंजन। मनोरंजन शब्द का सही संधि विच्छेद मन प्लस रंजन। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः प्लस रंजन क्या होगा? मनोरंजन। आगे देखेंगे विसर्ग संधि। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस संधि के नियमानुसार विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः होगा, यहाँ इसमें गलत टाइप हो गया है ये, और ये जो है तपः तपोवन जैसे होगा, है ना। मनोरंजन मना प्लस रंजन, तपोवन तपः प्लस वन, तपोवन, है ना, इस तरह से होगा। आगे देखेंगे 18 नंबर का जो प्रश्न है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ये जो विराम चिन्ह है ये है, एक मिनट, इसे दिया गया है। ये जो विराम चिन्ह है ऊपर बिंदी है और नीचे इस तरह से है ना, ये विराम चिन्ह है। इसी को पूछा जा रहा है कि कौन सा विराम चिन्ह है। एक बिंदी ऊपर फिर ऐसे करके, है ना, ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये क्या है? अर्ध विराम है। क्या है हमारा? अर्ध विराम चिन्ह है। कौन सा है? अर्ध विराम है। ठीक है, इसमें देखते हैं अल्प विराम। कुछ चिन्हों को हम सभी देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा अर्ध विराम बी होगा। 18 का करेक्ट आंसर बी होगा। अब इसमें हम सभी देखते हैं, जैसे अल्प विराम है तो ऐसे रहेगा, ऊपर अगर बिंदी हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? अर्ध विराम हो जाएगा, जो अभी प्रश्न बना था हमारा। ठीक है, और पूर्ण विराम तो पूरा खड़ी पाई होगी, जान ही रहे हैं। और योजक चिन्ह, ये जो डैश लगाते हैं हम सभी, है ना,
कोई शब्द लिख करके निर्देश में जैसे डैश लगाते हैं तो ये योजक चिन्ह से बोलते हैं। और ये जो अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसे, जो बिंदी 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 होती है ना। और लाघव चिन्ह जो इस तरह से जीरो की तरह होता है इसे क्या बोलते हैं हम, लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अपनी भाषा में अपने हिसाब से समझ के अपने माइंड में बैठा लेना चाहिए, जिससे एग्जाम में वो गलत ना हो। तो अगर पूछ लिया जाए कि अर्धविराम का की पहचान क्या है, कौन सा चिन्ह अर्धविराम का है, तो एक बिंदी रखेंगे और नीचे इस तरह से कर देंगे, एक ये इस तरह से, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है ना। शिष्टाचार ऑप्शन ए है, बी है श्लाघा, सी है श्रेय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार शिष्टाचार शब्द सबसे पहले आता है। क्या आता है, शिष्टाचार शब्द आता है। ये प्रश्न बना था, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या आता है, शिष्टाचार आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 30 तक हम लोगों को करना है, 19 है ये प्रश्न संख्या, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। व्यास शब्द का विलोम है, विलोम से भी प्रश्न बने हैं क्योंकि सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यास शब्द का विलोम है, ऑप्शन ए है समास, बी है समर्थन, सी है प्रावधान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यास का विलोम शब्द क्या होगा, समास शब्द का व्यास विलोम शब्द है। क्या पूछा कि व्यास का क्या होगा, समास होगा। व्यास का क्या होगा, समास होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब व्यास का मतलब होता है विस्तृत, है ना। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षेप। आगे देखेंगे, विपरीत विलोम पूछा है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है अरबी अदब, बी है तुर्की अमरूद, सी है फारसी आज़ादी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो युग्म सही नहीं है, जैसे तुर्की अमरूद, तुर्की अमरूद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके तथ्य को देखते हैं, दिए गए विकल्पों में अमरूद शब्द तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि यह किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है। अदब अरबी भाषा का शब्द अदब है, फारसी का आज़ादी फारसी का, तुर्की जो है अमरूद जो है तुर्की भाषा का शब्द ना होकर के अमरूद कैसा शब्द है, अमरूद जो है यह जो है फारसी भाषा का शब्द है। अमरूद समझो फारसी का है, फारस का है, अमरूद का है फारस का है, ठीक है, फारसी भाषा का है। अब कुछ शब्द हैं अरबी और फारसी के, इन्हें हम देखते हैं, क्या पता इनसे भी एक आध प्रश्न बन जाए। जैसे औरत, अदालत, औरत जो है अदालत में जाती है उस पर जुर्माना पड़ता है। औलाद, हिम्मत, कब्जा, रात रज, मुकदमा, मुकदमा, है ना। देखिए, अदालत हो गया, जुर्माना हो गया, मुकदमा हो गया, औरत हो गया, औलाद हो गया, हिम्मत हो गया, कब्जा, किसी के ऊपर कब्जा इंसान करता है ना, कर लेता है ज़बरदस्ती, तो वो कहाँ चला जाता है, अदालत में चला जाता है। फिर है ना, फिर मुकदमा हो जाता है, उसके ऊपर जुर्माना पड़ जाता है ना। फिर उसकी जो औलाद होती है वो हिम्मत करके बहादुरी से उस पर जो है कब्जा दिखाती है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो है इस तरह से किसी भी तरह से कोई भी जतन करके इन शब्दों को अपने दिमाग में हम सभी को बैठा लेना है अपने हिसाब से। ये सभी अरबी के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? अरबी के शब्द हैं। औरत हो गया, अदालत हो गया, जुर्माना हो गया, औलाद, हिम्मत, कब्जा, रात रंज, मुकदमा, ये सब हो गया, है ना। आगे देखेंगे फारसी के शब्द जो होते हैं, आदमी हो गया, खजाना हो गया। अभी एक शब्द आया था अमरूद, अमरूद कैसा शब्द है? फारसी का शब्द है। आवारा हो गया, खून हो गया। तनख्वाह, तनख्वाह, है ना, तनख्वाह मतलब जो मंथली मिलती है इंसान को। कागज, चश्मा, चश्मा जो सब लोग लगाते हैं वो फारसी का शब्द है। जो खून, खून हमारे शरीर में जो खून है वो कैसा, कौन सा भाषा, किस भाषा का है? तो वो फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। इस प्रकार से अरबी और फारसी के कुछ शब्दों को हम लोगों ने देखा। तो हमारा इसमें जो प्रश्न था ये अमरूद, अमरूद तुर्की ना होकर के क्या है? अमरूद तुर्की ना होकर के फारसी भाषा है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, मगही किस भाषा की बोली है? मगही, मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन है बिहारी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है पहाड़ी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मगही क्या है? बिहारी, बिहारी भाषा है। मगही किस, कहाँ की है? बिहारी की उपबोली है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तथ्य है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसीलिए जो है थोड़ा सा छोटा कर देना जिससे पूरा आ जाए। सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश, ये कट जा रहा है। सौर सेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश उपभाषा और बोलियां हैं। ठीक है, जो सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली है। कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी निकली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और निवाड़ी। ठीक है, और राजस्थानी से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती,
है ना। मेज मामा मतलब मारवाड़ी जयपुरी, मेवाती मालवी, ये यहाँ की है राजस्थानी उपभाषा है। पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी, नेपाली मध्यवर्ती पहाड़ी, है ना। और गढ़वाली कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके बाद जो है मागधी से निकली है बिहारी हिंदी। मागधी से क्या निकली है? बिहारी निकली है मागधी से। भोजपुर मगधी और मैथिली, है ना। आगे देखेंगे अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी। तो ये मागधी अपभ्रंश से और बिहारी यही तो पूछा गया था, है ना। तो ये मैथिली भाषा है। क्या है? मैथिली भाषा। फिर से हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा जो प्रश्न था, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी, मगही बिहारी। ठीक है, मगही बिहारी। ये देखिए उपभाषा के अंतर्गत नीचे पश्चिमी उपभाषा राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, पूर्वी हिंदी, है ना। अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी यानी कि ए बी और सी, ये क्या है? पूर्वी हिंदी। और ये किस भाषा से निकला? अर्धमागधी से। किस अपभ्रंश से है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। बिहारी हिंदी मागधी से निकली है और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से है। और प्रश्न संख्या 23 है, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। प्रश्न चिन्हों का, बी है योजक चिन्हों का, सी है विराम चिन्हों का, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति में विराम चिन्हों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है? विराम चिन्हों का प्रयोग, जो डैश है विराम चिन्हों का। अतः पूर्ण वाक्य होगा, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह का। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 24 पे चलेंगे। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस 30 तक ही है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि जब प्रश्न बीच में आ जाते हैं तो उनसे प्रश्न बनने की संभावना होती है, तो उन्हें पढ़ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ना हम सभी के लिए आवश्यक हो जाता है। क्या पता प्रश्न वहीं से बन जाए, है ना। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप सभी से। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? अभी विराम से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने ऊपर देखा था। कौन सा विकल्प जो है विराम चिन्ह का भेद नहीं है? ऑप्शन है अर्धविराम, बी है मध्य विराम, सी है अंत्य विराम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। किस तरह से है देखते हैं। मध्य विराम और अल्प विराम विराम चिन्ह का भेद नहीं है। मध्य विराम और अल्प विराम, है ना। और जो है ये कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो विराम चिन्ह अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम तो होता है, लेकिन मध्य विराम अंत्य विराम कहीं सुना है आप लोगों ने? मध्य विराम ये दोनों नहीं होते, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक को सही कर लिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका डी माना गया है। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए साहित्य से संबंधित प्रश्नों को यहाँ समाहित किया गया है। ऑप्शन ए है अशोक के फूल, बी है मजदूरी और प्रेम, सी है कुटज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मजदूरी और प्रेम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, बल्कि यह किसका है? सरदार पूर्ण सिंह। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये PDF है, बनी बनाई PDF है, लेकिन जो है इसमें जो वैसे जहाँ मिस्टेक है वहाँ हम सभी समझ जा रहे हैं अपने आप, मैं बता दे रही हूँ। ये सरवार नहीं, ये सरदार पूर्ण सिंह है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम सभी को जो है पढ़े पढ़ाए हुए हैं। सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं मेरा साईं, पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता। ठीक है। आगे देखेंगे जो प्रश्न है हमारा 25 नंबर 26 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे में, नरेश मेहता, सी है नई पौध, कमलेश्वर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जुलूस है फणीश्वर नाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश, नई पौध जो है कमलेश्वर का नहीं है, बल्कि किसका है? ये नागार्जुन का है। किसका है? नई पौध बलचनमा, है ना, इमरतिया, ये सब इनकी रचनाएं हैं, नागार्जुन की हैं। और उसके बाद जो है कौन सा सही नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक,
एक से अधिक। देखिए अंधेरे बंद कमरे में नरेश मेहता नहीं बल्कि मोहन राकेश का है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। अंधेरे बंद कमरे में ये भी गलत हो गया, और नई पौध कमलेश्वर का नहीं बल्कि किसका है, नागार्जुन का है, तो 2 गलत हो गया। इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणुका। आगे देखेंगे 27 नंबर का जो प्रश्न है, देखेंगे वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। अभिधा ऑप्शन है, शब्द शक्ति से प्रश्न बना है इनमें। अभिधा लक्षणा, बी है लक्षणा, सी है व्यंजना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, सीधे कथन किसमें पूछा जाता है, अभिधा में पूछा जाता है। अभिधा में सीधा सीधा साक्षात जो शब्द रहेगा उसका अर्थ हमें अपने आप से समझ में आ जाएगा। व्यंजना में व्यंग होता है ना। आगे देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतिक और मुख्य अर्थ का ज्ञान है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, तो राधा क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। बहुत सीधा सरल वाक्य है, ठीक है, हमारे समझ में आ जा रहा है। जो वाक्य हमारे समझ में आ जाए, सीधा अर्थ जिसका निकले, वही क्या है, अभिधा। 28 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं, 30 नंबर तक करना है हम सभी को। ध्वनि 28, जब शब्द के मुख्य अर्थ, ये भी देख लेते हैं परिभाषा, अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है तो वहाँ लक्षणा होता है। जैसे रोहन ने कहा मेरा दोस्त तो गधा है। गधा कहने का मतलब क्या है, यहाँ गधा ही नहीं है, गधा जो जानवर है वो जानवर को नहीं लिया जा रहा है, बल्कि अन्य अर्थ। इसका गधा का मतलब एक और अन्य अर्थ होता है जो होता है कमजोर है। क्या है, कमजोर है। मेरा दोस्त क्या है, कमजोर है। ठीक है, तो अन्य अर्थ लिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, लक्षणा हो जाता है। अब तीसरा देखते हैं, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजना। मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से क्या हो, भिन्न अर्थ प्रतीत हो, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर के प्रश्न। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। देखिए ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य, ऑप्शन ए है विश्वनाथ, बी है जो है आनंदवर्धन, सी है पंडितराज जगन्नाथ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आनंदवर्धन क्या है, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ध्वनि वर्धन ध्वनि, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन है। आगे देखते हैं इसके जो है ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का एक संप्रदाय है। काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न ध्वनि से पूछा गया है, जिसके प्रतिपादक आनंदवर्धन है। इन्होंने कहा है कि काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, किस जो है किस आचार्य का है, तो कौन है, ये जो है आनंदवर्धन है। कौन है, आनंदवर्धन है। आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, किसने कहा, आनंदवर्धन ने कहा। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आनंदवर्धन है। 29 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आ, कला का उदय जीवन से है। बा है, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। ऑप्शन ए है, ए सही है और बी गलत है। और ऑप्शन बी है, ए आ और बा दोनों सही है, सी है आ गलत है और बा सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है फिर से हम सभी इसको पढ़ेंगे कि जो है आ और बा दोनों सही है। एक प्रकार से देखें, कला का उदय जीवन से हुआ है। कला का उदय किससे हुआ है, जीवन से हुआ है। कला जीवन को जीने योग्य बना करके उसे क्या करती है, ऊंचा उठाती है। क्या उठाती है, कला जीवन को जीने योग्य बना करके। तो हमारा दोनों सही है। किस ऑप्शन में दोनों सही है, आ और बा दोनों सही है, ऑप्शन बी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, जो इस जो है क्लास का आखिरी प्रश्न है हमारा। 30 देखते हैं। ये भी स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न है। विकल्प देखना, स्थापना है राष्ट्रीय एक पुनीत भावना, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। और तर्क बा है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं है। ये बहुत साधारण सिंपल सा शब्द है, ये सभी के समझ में आएगा। जो है सृष्टि का एक परिवर्तनशीलता ही इसका तो क्या है, नियम है ना। तो बा गलत हो जाएगा। बा अपने आप में क्या है, गलत है। इसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बा अपने आप में गलत है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना। हम लोगों ने आज तक यही पढ़ते आया है और देखा भी है कि परिवर्तन जरूरी होता है, और परिवर्तनशीलता जो है हमारी सृष्टि का ये नियम शाश्वत नियम है ना। ये निरंतर चली आ रही है, इसमें नहीं है तो गलत हो गया है। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। कैसी भावना है, पुनीत भावना है, पवित्र भावना है। तो इसमें जो है ये सही कथन है हमारा। तो नीचे दिए गए कथनों में से राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना या कथन सही है, ये सही भी है। ठीक है, और तर्क बा परिवर्तनशीलता, ये टाइपिंग मिस्टेक है कि सृष्टि का
नियम नहीं रही है, गलत है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का सत्य नियम है, परिवर्तनशीलता ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 9 प्रश्न से लेकर के 30 प्रश्नों को देखा, 30 प्रश्नों को देखा, और इनके आसपास से जितने भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी को हम लोगों ने डिटेल में समझा। और आशा हमें यह है कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है तो इसे सॉल्व ही नहीं किया है, बल्कि इनके जो है इनसे जो भी प्रश्न बनते थे उनको हम लोगों ने बखूबी अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा करके उसे एक प्रकार से यूँ कहें कि उसे अच्छे से समझ के रट लिया है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न, अगर इनसे संबंधित प्रश्न कहीं भी पूछे जाएं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ये हमारा गलत नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया, टीआरई 2.0 में जो 1 से 5 में जो क्वालिफाइंग था, भाषा से संबंधित था, उसमें जो हिंदी से प्रश्न बने थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इन्हीं प्रश्नों के साथ में फिर हम एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे मित्रों। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें काफ़ी सुधार आता है। तो इसलिए हम सभी ये जो प्रैक्टिस करते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया है, ये हम सभी साथ में जो है चलते हैं, कुछ चीज़ों को सीखते हैं प्रतिदिन। तो ये क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।